नमस्कार, आप देख रहे हैं अपड़ू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 1 सप्ताह का और समय दिया और जो भी अधियाचन भर्ती को लेकर किए जाने उनके लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में 30,000 के करीब पद सरकारी विभागों में खाली है, जिन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। जिन विभागों ने अभी अधियाचन नहीं भेजे हैं और अधियाचन भेजने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का कहना रहा है कि सरकारी नौकरियों के अलावा जो भी युवा स्किल डेवलपमेंट के संबंध में कोर्स किए जा रहे हैं उनके लिए रोजगार भर्ती मेले का आयोजन करने के लिए निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा हो। डिटेल आपने मांगी सर। आज हमने सभी विभागों को बुलाया था। सभी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष थे, सचिव थे, पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी हैं। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएं। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं लोक सेवा आयोग को देंगे और उनसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर सारे विभाग अपने अपने जो है सारे काम पूरे कर लेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो हमारे उद्योग स्थापित हैं, हमारा स्किल डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ये मिलकर भर्ती मेले भी आयोजित करेंगे। हमारा मिशन है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी पद, चाहे वो हमारे औद्योगिक संस्थानों में हैं या हमारे सरकारी विभागों में हैं, सब के सब भरे जाएंगे। आगे हम स्वरोजगार को लेकर भी बड़ा अभियान इसी तरह से चलाने वाले। आकाश तत्व हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन का आधार है। इस विषय को लेकर देहरादून स्थित उत्तरांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं आरएसएस के पूर्व संघ के सह कार्यवाहक सुरेश भैया भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने स्कूल और कॉलेज में आए विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पेल बैलून भी छोड़े और जो भी डाटा कलेक्शन जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्पेस बेस का निरीक्षण किया गया और विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर इसरो के सलाहकार शांतनु ने कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य और इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंच महाभूत आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। इन सभी तत्वों को राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जा रही है। पर फिर भी मुझे अपनी बात कहने के लिए कहा गया है, तो मैं अपने विचारों को आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूं। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्काई हैज नो लिमिट। इस बात से हम आकाश शब्द की महिमा को भली भांति समझ सकते हैं। आकाश शब्द का अर्थ देखेंगे तो आकाश का मतलब उदारता भी है और शून्यता भी है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। शून्यता की भी कोई लिमिट नहीं और उदारता की भी कोई सीमा नहीं है। जिसकी कोई सीमा नहीं है वो आकाश है। मैं देख रहा हूं कि जब मैं मंच पर आया था तो जहां सामने मुझे बड़े बड़े हमारे शिक्षाविद सब दिखाई दे रहे थे, एक से एक विद्वान दिखाई दे रहे थे। वहीं मैंने ऊपर को नजर दिखाई तो मैं भाई साहब को, जितेंद्र सिंह जी को भी जो है दिखाना चाह रहा था कि ऊपर वो सब छात्र और छात्राएं भी बैठे हुए हैं। तो मैं कॉलेज के जो बच्चे हमारे उपस्थित हैं, ऐसे अपने सभी युवा बंधुओं से, सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा कि परिश्रम से, उत्साह से और लगन से लगातार काम करते रहिए। ये सारा आकाश आपका हो जाएगा।
उत्तराखंड प्रदेश में भी अब मेडिकल की शिक्षा हिंदी में हो सकेगी। तभी मेडिकल की पढ़ाई पर अंग्रेजी का अधिकार माना जाता था, लेकिन अब हिंदी को भी शामिल किया गया। इसको लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने सरकार की तारीफ की। चौहान ने कहा कि कई छात्र ऐसे थे जो अंग्रेजी की वजह से मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हिंदी में पढ़ाई होने की वजह से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो राज्य है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ही अधिकतर पढ़ने वाले होते हैं और उनको हायर एजुकेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में उनको कई प्रकार की कठिनाई थी। इस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो केंद्र की हमारे गृह मंत्री ने जो पहल की कि मेडिकल शिक्षा हिंदी में पढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड में भी वो लागू करने जा रहे हैं अगले सत्र से। निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो हमारे नौनियाल हैं जो आगे भविष्य में मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उनको इसका एक तोहफा मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी हुआ करती थी, उस कमी को भी ये अभियान होगा इसका। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण करने वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद उत्तराखंड सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के दबाव बढ़ गए थे। उत्तराखंड सरकार फिर से इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई। उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका पर सुनवाई हुई। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में आदेश पर रोक लगाई थी, यानी उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें कि जब नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासना आदेशों को रोक लगाई थी, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया था कि सरकार महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण को कायम रखने के लिए कानून बनाएगी और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन दिनों विकल्पों पर सहमति बनी और अध्यक्ष आपको बता दें कि अध्यादेश लाने के लिए यह फैसला हुआ है। उत्तराखंड में लंबे समय से घाटे में चल रहे परिवहन निगम के अब दिन बदलने लगे हैं। मंत्री चंदन राम दास के प्रयासों के कारण अब परिवहन निगम घाटे से उबर रहा है और वही वजह है परिवहन विभाग ने नई तकनीकी के साथ नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने परिवहन मुख्यालय पर नए भवन का शिलान्यास किया और सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अब पूरे प्रदेश में यहां से भी सभी बसों को व्यवस्था पर उनकी नजर रखी जाएगी और सभी बसों में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे और इसकी शुरुआत देहरादून से हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज में अब तक परिवहन विभाग मजबूर होगा और बसों में यात्रा करना और ज्यादा सुरक्षित होगा। आज परिवहन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमारी हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आज परिवहन निगम के कार्यालय में हमने जो परिवहन भवन है वहाँ पर परिवहन निगम के कार्यालय का भी हमने आज शिलान्यास किया है और इगास के अवसर पर आज जो BLT जो एक डिवाइस हमने बनाई है, ऐप बनाया है, उसका भी हमने शुभारंभ किया है। मैं अपने परिवहन से जुड़े हुए सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा लक्ष्य था कि परिवहन निगम के दोनों परिवहन निगम और परिवहन विभाग को हम एक स्थान पर रखें। आज इसका हमने शुभारंभ कर दिया है और इसका विधिवत आज शिलान्यास हुआ है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए से ये भवन का निर्माण हो रहा है और हम परिवहन निगम और परिवहन विभाग को एक स्थान पर रखने का हमने शुरुआत की थी, उसकी आज शुरुआत हुई है। दूसरा, जो BLT जो ऐप हमने लॉन्च किया है, उससे प्रदेश में
हमारे यहाँ की गाड़ी कौन से स्थान पर जा रही है, कितनी स्पीड पर जा रही है, उसमें कोई तकनीकी खराबी तो नहीं, ये सारी चीज़ें वो हमको क्लिक करके दर्शा देगा। उसका हमने आज यहाँ शुभारंभ विधिवत किया है, जो गाड़ियों की फिटनेस के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, स्पीड को कवर करने के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए ये पूरे उत्तराखंड। बाजपुर के ग्राम महेशपुरा पहुंचे उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने रोडवेज बस स्टैंड समेत अन्य भवनों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास एक दिवसीय दौरे पर बाजपुर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री के ग्राम महेशपुरा पहुंचने पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने चीनी मिल गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव अपने 6 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हुए हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और जिले के जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में बैठक की। बैठक के पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आज के कार्यक्रम में सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से आरंभ होकर कश्मीर तक जाएगी और अब यात्रा 5 राज्यों को कवर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद एकता, भाईचारे की मिसाल देना है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संदेश देना है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस का भी कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाए और इसकी शुरुआत भारत के अंतिम गांव माणा गांव से की जानी है। वहीं जबकि 14 से 29 तारीख तक इस यात्रा का आयोजन प्रत्येक जिलों में किया जाएगा और इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी करण महारा ने कहा कि प्रदेश की कई अन्य समस्याओं को लेकर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा। आज का जो ये कार्यक्रम है, विशेष रूप से हमारे जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं और जितने भी सीनियर हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। हम सबको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू होकर और कश्मीर तक जा रही है। लगभग 1400 किलोमीटर और 5 राज्य अभी तक कवर हो चुके हैं और एकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ, एकता भाईचारा के लिए ये यात्रा विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश भर में इसका जा रहा है। हमारा भी उत्तराखंड का यह कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा के संदेश को हम लोगों तक लेकर जाएं। उसी की तैयारी के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी ने एक विस्तृत प्रोग्राम बनाया है, जिसकी शुरुआत परसों 7 तारीख को बाबा बद्री के आशीर्वाद लेते हुए माणा गांव से हमारी ये यात्रा शुरू होगी और 14 से 19 के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पहली बैठक जो 12 से शुरू है, जो 2 बजे तक संभवतः चलेगी, इसमें सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और फ्रंटल प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं और अनुवांशिक संगठनों के अध्यक्ष, ये लोग इस मीटिंग में रहेंगे। उन लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव, क्योंकि ज़मीन पे तो उन्हीं के मदद से काम होना है और उन्हीं के सुझाव भी चाहिए और सबके अपने लोकल इश्यूज में हैं। क्योंकि जो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन
जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। सिया ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर 3 विधायकों ने प्रदेश सरकार को एकाएक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सत्र देहरादून में आयोजित हो। पत्र में दर्ज किया गया है कि सर्दी का मौसम है, ऐसे में वहां निम्न वर्ग के कर्मचारियों को दिक्कतें आ सकती है। आपको बता दें कि पत्र लिखने वाले विधायक न तो सत्ताधारी दल के हैं और न ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के हैं। इसमें दोनों विधायक निर्दलीय हैं, जबकि एक बसपा से है और उधर इस मामले पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि निर्दलीय और बसपा के विधायकों से जबरन पत्र लिखवाया जा रहा है और सूचना विभाग के तहत इसको बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाएगा, ताकि एक माहौल बनाया जा सके कि सरकार गैरसैंण विरोधी नहीं है और देहरादून में सत्र आयोजित कर सके। है 70 में से अगर 3 ने चिट्ठी लिखी है तो इसका मतलब कि 67 विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गैरसैंण में शीतकालीन सत्र प्रस्तावित किया जाए। कहीं ना कहीं 2 मैदानी जिलों के विधायकों का पत्र लिखना, उसको सूचना विभाग के द्वारा प्रसारित करना और उसके बाद एक पहाड़ी विधायक यानी कि यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक का पत्र लिखना या लिखवाया जाना कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। और इसमें सूचना विभाग क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, ये समझ से परे है। हमारा उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य है, ये समझना होगा हर जनप्रतिनिधि को। जिस तरह से आप सुख सुविधाओं के अभाव में वहाँ जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इन तीनों विधायकों से मैं पूछना चाहती हूँ, जब ग्रीष्मकालीन सत्र धामी सरकार ने गैरसैंण में नहीं कराया, तब आपने पत्र क्यों नहीं लिखा? तब आपने कारण क्यों नहीं बताए कि ग्रीष्मकालीन सत्र वहां होना चाहिए, जब वो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की जा चुकी है भाजपा के ही मुख्यमंत्री के द्वारा? यानी कि गैरसैंण में सत्र क्यों ना हो। अल्मोड़ा के चौघान पाटा के गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी ने सरकार की ओर से बनाए गए स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड को लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें 10 माह की कटौती को वापस करने और केंद्र सरकार की तरफ से 3,000 रुपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिए जाने की मांग की गई। इसको लेकर विधायक ने कहा कि जो आज पेंशनों की ओर से उन्हें ज्ञापन दिया गया, उसे लेकर जो सदन तक जाएंगे और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। जो आज अल्मोड़े में हमारे गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के लोग अपनी न्यायोचित मांग को लेकर यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, और सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है कि उनके चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे नहीं हो, उनके जो पैसे काटे जा रहे हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके
तो कम से कम इस मांग को कि उनकी जो 21 महीने की जो कटौती हुई है और उसकी 10 माह की कटौती हुई है और बिना पूछे कटौती कर गई, तो इसको वापस लिया जाए और इनके मूलधन को दिया जाए करके इसको लेके यहाँ पर धरने में बैठे हैं। मैं इसके लिए समर्थन में आया हूँ और आज इनको आश्वस्त करने के आया हूँ कि जो आगामी सत्र है उसमें निश्चित रूप से गोल्डन कार्ड का जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको सदन में उठा इगास बलवाल का पर्व उत्तराखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं देहरादून में इस पर्व की धूम देखने को मिली। देहरादून में बन्नू ग्राउंड में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां उन्होंने इगास बलवाल पर्व प्रदेशवासियों को प्रेरित किया और कहा कि ये त्योहार उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार है और इसको मनाने के लिए प्रवासी उत्तराखंडी अपने गांव पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग अपने पारंपरिक पर्व को मनाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये राज्य की संस्कृति के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है। जहां पर भी जो उत्तराखंडी इस समय है वहीं पर इगास बग्वाल मनाई जा रही है। कहीं पर बूढ़ी दिवाली और हमारे इस रीजन पे इगास करके हम लोग कहते हैं। इसकी किंवदंतियां सबको पता ही हैं। यहाँ माधो सिंह भंडारी जी से भी जुड़ी हुई हैं और भगवान राम जब अयोध्या आ रहे थे तो उसकी सूचना पर्वतीय क्षेत्रों में, कंदराओं में, दूर दराज क्षेत्रों में 11 दिन के बाद मिली, इसलिए तब भी खुशी मनाई जा रही है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि हम हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ चलें, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। प्रकाश का मतलब ज्ञान है। प्रभु जैसे ही अयोध्या में आए तो ज्ञान की नदियां बहने लगी। प्रभु जैसे ही अयोध्या की तरफ आए अंधकार दूर होके प्रकाशमान हो गया, यानी कि हर तरफ से विकास संभव हो गया। इसी की जनपद पौड़ी जिले में लोक पर्व इगास बग्वाल बड़े ही शानदार तरीके से खेला गया। जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय रामलीला मैदान में इगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वही आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भेला नृत्य की भी प्रस्तुतियां दी गई। वही आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की, तो वही लोकनायक गजेंद्र राणा ने भी गीतों को लोगों के थिरकने पर मजबूर कर दिया। इसी मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी श्वेता चौबे शहरवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के अंत में खुद जिला अधिकारी, एसएसपी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने लोगों के साथ भेला नृत्य कर खेल का आगाज किया गया। डीएम आशीष चौहान जी द्वारा और मैडम जो है एसएसपी श्वेता चौबे जी द्वारा जो है मुझे यहाँ पर जो है इनवाइट किया गया कि जो है आप जो है इस इगास पर्व को जो हम जो है रामलीला मैदान जो पौड़ी में जो मना रहे हैं, तो आप भी जो है यहाँ पर आए और जो है मैं आया। मुझे जो है आज बहुत खुशी हुई है और जो है यहाँ की जो है जनता है, यहाँ की मातृशक्ति है, यहाँ की जो है हमारे जो भाई बहन है, सबका जो है अपार समर्थन और जो प्यार मिला। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इस इगास पर्व को जो है हर वर्ष जो है ये तो जो है थोड़ा अचानक ही ये कार्यक्रम रखा गया, लेकिन मुझे आज जो है एक ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई। वैसे तो मैं हर पर्व में पिछली दिवाली में मैं गांव में था और मेरा एक था कि मैं इगास में जो है घर जाऊंगा, लेकिन मैं कार्यक्रमों के दौरान जो नहीं जा सका। तो अचानक मुझे जो है आपके द्वारा पता पड़ा कि यहाँ पर जो इगास पर्व मनाया जा रहा है, तो मैंने जो एक फैसला किया कि आज मैं जो है इगास पर्व मनाने के लिए जो है रामलीला मैदान में जाऊंगा और इगास पर्व मनाऊंगा। और सबके साथ जो मैंने भेले घुमाए, मंडाण नाचा, आज जो मुझे बहुत आनंद जो है। और जो हमारी सांस्कृतिक दल की महिलाओं ने जितना यहाँ पे डांस किया, तो गजेंद्र राणा साहब का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन जिन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम में अपना योगदान दिया उन सभी लोगों का सर क्या आगे, क्योंकि मैं डीजी कल्चर या महानिदेशक कल्चर रह चुका हूँ, तो मैं ये कोशिश यहाँ पे करूँगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसको जितना हम लोग मदद कर सकें आगे बढ़ाने में, हमारे नई पीढ़ी तक पहुँचाने में, उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से इगास के पर्व को पुनः प्रचलित किया, तो उसी क्रम में पौड़ी जनपद में भी प्रशासन की तरफ से इगास मिलन समारोह रखा गया था और उसमें पौड़ी की सम्मानित जनता ने और गणमान्य व्यक्तिगणों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और हम लोगों ने अपनी समृद्ध लोक परंपरा में अपना एक योगदान दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में ये फेस्टिवल बड़े स्तर पर मनाया जाए। जी, मैं पहली बात तो सबसे पहले पूरे शहर, पौड़ी शहर को शुभकामनाएं देता हूँ इगास की,
और इस विकास पर्व को हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय ने यहाँ पर इस प्रकार से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम को इस प्रकार से मनाया गया, जो पहली बार नहीं कहेंगे हमसे, क्योंकि हमारी पौड़ी की धरोहर ही ये पौड़ी जिले की धरोहर है और ये इगास का कार्यक्रम। तो फिलहाल अपने उत्तराखंड में मेरे साथ उतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।